Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Way of Learning. So today we are going to discuss about the part 3rd of the fundamental unit of life chapter, and that is these cell organelles, right? And we know what is cell organelles? The substance or the materials or anything which is present inside the cell is considered as cell organelles. We have discussed about the names as well. They are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, and vacuole. Right? So we will be discussing each one of them in details now. So the first one being the endoplasmic reticulum. Right? Basically, they are found in two types, and these two types are one being RER and the other one being SER. What is this RER or SER? RER stands for rough and this ER endoplasmic reticulum. राइट वैसे ही सिमिलर इस केस में हो जाएगा SER का मतलब S स्टैंड्स फॉर स्मूथ, तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. ठीक है, अब हम लोग तो ये तो समझ में आ गया कि दो टाइप के होते हैं, यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंस हुआ. इन टोटल इन दोनों को ही हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलेंगे, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जिसकी वजह से इसको रफ यानी इरेगुलर सरफेस या कुछ बम्पिंग या कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो स्मूथ नहीं है, तो वो डिफरेंस हुआ. और ये हो गया स्मूथ यानी इस पर कुछ भी एक्स्ट्रा अटैच नहीं है. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो नाम का ही है. ठीक, अब दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि रफ का मतलब क्या कि कुछ अटैच है, तो क्या कुछ है वो? तो वो है हमारा राइबोसोम्स. तो इस पे क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच्ड होता है. ठीक है, अब राइबोसोम का काम क्या होता है कि हमारी जो सेल ऑर्गेनल है, जो सेल है, उसमें क्या होता है? प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है, तो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने में कौन हेल्प करता है? राइबोसोम. राइबोसोम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन में, प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में. हेल्प इन प्रोटीन मैन्युफैक्चर. राइट, अब हमारा इसकी वजह से ये रफ़ हो गया. अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, मतलब इस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसमें कोई भी ऐसा चीज़ अटैच नहीं होता है जिसमें प्रोटीन या कुछ भी प्रोड्यूस हो. ठीक, तो इसमें हो गया ये एब्सेंट हुआ. अब राइबोसोम अगर अटैच है और वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प कर रहा है यानी प्रोटीन बना रहा है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का भी कुछ फंक्शन इससे अटैच्ड होगा, इससे रिलेटेड कोई फंक्शन होगा. तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी प्रोटीन बना उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में हेल्प किया कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कौन सा? रफ. ठीक है, अब इसमें तो राइबोसोम्स है नहीं, तो ये इसका फंक्शन क्या होगा? तो इसका फंक्शन होता है कि जो भी लिपिड्स हुए, ठीक है, लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए, इन सब का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. ठीक है, ये हो गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. क्या इसका और कोई फंक्शन है? तो हाँ, क्या फंक्शन है? बेसिक फंक्शन होता है कि ये और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. तो क्या फंक्शन है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. कैसे? देखो हमने यहाँ पे लिखा कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमें पता है कि एंजाइम भी एक टाइप का प्रोटीन है. और एंजाइम किस चीज़ में यूज़ होता है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? और बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे सेल ऑर्गेनल में हो, सेल्स में हो रहे हैं, वो किस के थ्रू होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है. तो ये हो गया इसके फंक्शंस. राइट, अब आता है दूसरा सेल ऑर्गेनल जो कि है क्या? गोल्जी एपरेटस.
गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को और क्या बोलते हैं हम लोग, तो गोल्जी बॉडी या ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर करने में हेल्प की थी या डिस्कवर किया था किसने, कैमिलियो गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, राइट। अब इसका फंक्शन या इसका काम क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज्ड होता है। क्या होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है, वन अबव द अदर, वन अबव अदर, ठीक है, पैरेलली अरेंज होता है। और इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक। गोल्जी एपरेटस जो होता है मोस्टली अटैच्ड होता है या अटैच ना अटैच होता है या एकदम पास होता है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। क्यों, ताकि ये क्या कर सके, इसके प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सके, ठीक। तो प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया हमारा गोल्जी एपरेटस का। अब आता है तीसरा, तीसरे से पहले एक और फंक्शन होता है गोल्जी एपरेटस का जो कि है कि लाइजोजाइम के लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये लाइसोसोम्स क्या है, तो लाइसोसोम्स हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है। तीसरा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को और भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, देखो मोस्टली जो लाइसोसाइम होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो कोई भी सेल में अगर कोई सेल डैमेज हो गई या कोई ब्रेक डाउन हो गया किसी सेल का, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए या बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे सेल में आ गई है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उन सबको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइजोसोम, राइट। और इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस क्या हुआ कि सेल डैमेज हो गई, ठीक है, देखो सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, इफ़ सेल डैमेज हो गई तो क्या होता है कि ये इट गेट बर्स्ट, ये बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद, बर्स्ट होगा तो क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या करेगी वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर देती है, इट गेट बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, एंड एंजाइम डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, डाइजेस्ट इट्स सेल, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो मेन इसका फंक्शन यही है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम लोग सब कुछ रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, कोई सेल डैमेज हो रहा हो, कोई सेल के ऑर्गेनल्स डैमेज हो रहे हो, कोई ऐसा कुछ भी बॉडी में कॉम्प्लेक्स पार्ट मिल गया, तो उन सब का डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, लाइसोसोम, और इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, करेक्ट। अब आता है चौथा जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पावर से मतलब क्या हुआ, एनर्जी, और हाउस मतलब जिस भी जगह पे एनर्जी बन रही हो सेल के अंदर, उसे हम लोग पावर हाउस बोलेंगे। इसका मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या है, एटीपी एक टाइप का एनर्जी सोर्स है। उस एनर्जी सोर्स का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो सेल को फंक्शन करने में, सेल को मूव करने में, सेल में कोई भी फंक्शन हो रहा हो, सेल का कोई भी नया डिवीजन हो रहा हो या कोई भी चीज़ हो रही है, किसी भी चीज़ के रिक्वायरमेंट के लिए हमें पता है कि एनर्जी ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। अब माइटोकॉन्ड्रिया का एक और टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल। अब ये स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल क्यों है,
ये स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल है क्योंकि इसके पास इसका खुद का हैज़ इट्स ओन, क्या है खुद का, डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग स्ट्रेंज ऑर्गेनल भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है। राइट, ये जैसे बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स में क्या हुआ, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो कि राइबोसोम्स बना रहा है। ठीक है, और डीएनए में पता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास इसका खुद का डीएनए और प्रोटीन्स होता है। राइट, ये हो गए इसके फंक्शंस किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे जो कि है प्लास्टिड्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लास्टिड्स। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है जो कि सेल प्लांट सेल में पाया जाता है ओनली। ठीक है, ये खाली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, देखो, क्योंकि प्लास्टिड्स जो होता है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्यों, क्रोमोप्लास्ट वो वाले प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें जो कलर्ड होते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। राइट, और हमें प्लांट्स में क्या चीज़ें कलर दिखती हैं, लीव्स। राइट, तो लीव्स जो कि एनिमल सेल में तो पाई नहीं जाती है, इसलिए ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं होता है, इसलिए जो होता है हमारा ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि ये क्रोमोप्लास्ट हो गया कलर्ड, ल्यूकोप्लास्ट हो गया कलरलेस। ठीक, अब अगर क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है, ठीक है, और ग्रीन कलर पिगमेंट अगर उसमें पाया जाएगा तो उसको हम लोग कुछ और नाम दे सकते हैं। तो लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होगा। अगर हमारे प्लांट सेल में जो प्लास्टिड्स हम लोग बात कर रहे हैं, प्लास्टिड्स में अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उस टाइप के प्लास्टिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये एक टाइप का क्रोमोप्लास्ट ही है, क्रोमोप्लास्ट एक टाइप का, अगर उस क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल पाई जाएगी तो उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। राइट, और ये तो हमें पता चलिए क्लोरोफिल पाई जाती है तो ग्रीन कलर पिगमेंट हमें पता है, ग्रीन कलर के पिगमेंट किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब आता है ल्यूकोप्लास्ट अगर कलरलेस है तो उसका क्या फंक्शन है, तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है कि जितने भी स्टार्च हो गए, ऑयल हो गया, फैट हो गया, ये सब क्या होता है, स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये वाइट कलर पिगमेंट होता है। राइट, तो ये हो गया। अब बचा हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल जो कि है क्या, वैक्यूल्स। तो है हमारा वैक्यूल्स क्या होता है, मोस्टली अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है और एनिमल सेल में स्मॉल होता है। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल होता है। लार्ज मतलब 50 to 90% जो पूरा प्लांट सेल होता है वो वैक्यूल से कवर होता है। राइट, पूरा जो प्लांट सेल है उसमें 50 to 90% क्या है, वैक्यूल से कवर होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल में क्या है, सेल ऑर्गेनल्स मोस्टली एब्सेंट होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो भी वर्क होता है, एक तो प्लास्टिड्स हमें पता चल गया। राइट, और ज़्यादातर जो वर्क होगा, जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे, जो फूड हो गया, जो ऑयल हो गया, जो स्टार्च हो गया, या जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया, वो सब कहाँ स्टोर हो जाता है, वैक्यूल्स में स्टोर होता है। राइट, और एनिमल सेल में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स पहले से प्रेजेंट है कि कुछ ऐसा चीज़ एक्स्ट्रा किसी सेल ऑर्गेनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिसमें सारा कुछ स्टोर हो पाए, इसलिए जो वैक्यूल होता है बहुत स्मॉल होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा होता है। आई होप इट इज़ प्रिटी मच क्लियर। राइट, सो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो इस चैप्टर का है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिविज़न। सेल डिवीजन, जैसे हम लोग नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि जब सेल का डिवीजन हो उसे सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि सेल डिवाइड करे ही क्यों करेगा सेल डिवाइड, फॉर फॉर्मिंग या फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स।
ठीक है। नए सेल्स को बनाने के लिए जो सेल है वो डिवाइड करता है। नए सेल्स क्यों बनाने पड़ेंगे? अगर सेल डैमेज हो रही है, सेल बर्स्ट कर गई, सेल में इंजरी आ गई, सेल ओल्ड हो गई, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, नए सेल्स की ज़रूरत होती है। और वो नए सेल्स कहाँ से बनेंगे? वो नए सेल्स कहाँ से बनेंगे? जब ये पुराने सेल्स जो होगा डिवाइड करेगा। ठीक है। तो ये डिवीजन भी 2 टाइप्स में होता है। एक होता है हमारा माइटोसिस, राइट, और एक होता है हमारा मियोसिस। ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस में भी अंतर है। माइटोसिस जो होता है वो मोस्टली होता है फॉर ग्रोथ, सेल ग्रोथ के लिए, और मोस्टली हर टाइप के सेल में क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन ही होती है। मियोसिस जो होता है वो एक स्पेशल टाइप के जो सेल्स होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, केवल वहाँ पे मियोसिस होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है। ठीक, चलो एक डिफरेंस दोनों का पता चल गया। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? माइटोसिस में जो मेन सेल होगी, यानी जो मेन मदर सेल होगी, वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करेगी। मदर सेल जो होगी वो क्या करेगी? 2 डॉटर न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करेगी। 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है। अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में भी सेम मदर सेल होगी। मदर सेल लेकिन क्या करेगी? 4 मदर सेल क्या करेगी? 4 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। तो ये डिवीजन होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। माइटोसिस का क्या होता है, ये सेल जो होता है ग्रोथ के लिए होता है मेनली, और ये जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। किस लिए? ताकि नए ऑफस्प्रिंग बन पाए। ठीक। इसमें जो मदर सेल्स होती है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में प्रोड्यूस होती है, डिवाइड करती है, और ये जो मदर सेल होती है वो 4 डॉटर न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करती है, राइट। और जो आखिरी डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का, वो क्या है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है। किसमें किसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है? किसमें किसमें सेम रहेगा? तो मदर सेल और जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, ये अगर मदर सेल्स है और ये मदर सेल्स क्या की 2 डॉटर सेल्स बनाई, तो इन दोनों का, इसका क्रोमोसोम और इसका क्रोमोसोम, इसका क्रोमोसोम, सबका क्रोमोसोम सेम होगा, राइट। और मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम जो हो जाता है वो हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम बिकम हाफ। ठीक है। कैसे? अगर यहाँ पे अगर अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है 46 क्रोमोसोम है, तो ये जो क्रोमोसोम इन चारों में आएगा वो क्या होगा? हाफ 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 और हाफ, यानी 23 23 23 23। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है। कोई भी क्रोमोसोम, जितना भी अमाउंट का क्रोमोसोम मदर सेल में होगा, वो जो इसमें क्रोमोसोम आएगा वो हाफ आएगा, और इसका चारों तीनों का क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। तो दिस इज़ दी सेल डिविजन। एंड आई होप आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और सेल डिविजन्स के बारे में पूरी स्टडी कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Keep supporting. In the next video we will be showing the quick recap of this whole chapter with notes. So stay tuned for that and keep loving, keep supporting. Thank you.